लेक्चर में हम लेथ मशीन के प्रमुख भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लेथ मशीन के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम इस बारे में जान लेते हैं। लेथ मशीन के प्रमुख भागों में लेथ बेड, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, लेथ कैरिज, एप्रन मैकेनिज्म, लीड स्क्रू एंड फीड रॉड। अगर लेथ मशीन के इन सभी भागों की पढ़ाई एक ही वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपके अध्ययन की सुविधा अनुसार इस वीडियो लेक्चर में हम लेथ बेड और हेड स्टॉक की बात करेंगे। रही बात लेथ मशीन के बाकी प्रमुख भागों को, तो उसके लिए हमारा अगला वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें हम आपको लेथ मशीन के टेल स्टॉक, कैरिज, एप्रन मैकेनिज्म, फीड रॉड इन सभी भागों के बारे में बताएंगे। लेथ बेड की पढ़ाई शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप ITI फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर ट्रेड से पास किए हैं और सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगात्मक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके तैयारी को आसान बनाने के लिए हमने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन इजी टेक बनाया है। इस एप्लीकेशन में आपको वर्तमान एग्जाम पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ आप टेस्ट दे सकते हैं और अपना रैंक भी चेक कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना न भूलें। हमने एक लेथ बेड का डायग्राम खोला हुआ है। लेथ बेड कैसा होता है इस डायग्राम में दिखाया गया है। लेथ बेड में आप देख पा रहे हैं कि यह एक बहुत भारी भरकम कास्टिंग है। लेथ बेड चिल्ड कास्ट आयरन का बना हुआ एक भारी भरकम मजबूत कास्टिंग है। जो लेथ बेड है यह चिल्ड कास्ट आयरन का बना हुआ एक भारी भरकम मजबूत कास्टिंग है। अब लेथ बेड का इस्तेमाल लेथ मशीन के सभी कार्यकारी भागों को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। बेड के ऊपरी भाग पर गाइडवे बना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेड का ये जो ऊपर का हिस्सा है इसके ऊपर भी गाइडवे बना हुआ है, भी स्लाइड वे बना हुआ है। यहाँ पर फ्लैट बेडवे बना हुआ है। इसी को यहाँ कहा गया है कि लेथ बेड के ऊपरी भाग पर गाइडवे बना होता है। इस गाइडवे का इस्तेमाल इस पर चलित चलायमान भागों को गाइड एवं संरेखित करने के लिए किया जाता है। यह कहा जा रहा है कि इस बेडवे जो यह बेडवे बना हुआ है, भी बेडवे या फ्लैट बेडवे, इसका इस्तेमाल इस पर चलित भागों को गाइड करने के लिए, जैसे इस पर जो भी लेथ का भाग चलेगा, जैसे कैरिज चलेगा या कैरिज का सैडल चलेगा, या हो सकता है थोड़ा बहुत टेल स्टॉक को सरकाने की जरूरत पड़ी तो इसी बेडवे पर यह जो बेडवे है ये चलने वाले सभी भागों को एक रास्ता प्रोवाइड करता है, एक गाइड प्रोवाइड करता है। इसीलिए बेडवे बनाया गया है। छोटा सा डायग्राम, ये लेथ बेड है। अब इस लेथ बेड के ऊपर क्या हो, लेथ मशीन के सारे यंत्रावली इस बेड के ऊपर लगे होते हैं, चाहे हेड स्टॉक हो, चाहे टेल स्टॉक हो, चाहे कैरिज हो, चाहे जो भी मैकेनिज्म लगे, लेथ एसेसरीज लगे, सब ये हो गया कैरिज। ये हेड स्टॉक से मेन स्पिंडल निकल गया, मेन स्पिंडल से वर्क होल्डिंग डिवाइस निकल गया। इधर टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक से सेंटर निकल गया। ये है लेथ बेड। लेथ बेड के ऊपर ये क्या है, कैरिज। ये क्या है, हेड स्टॉक। ये क्या है, टेल स्टॉक। ये क्या है, लेग। ये भी लेग है। अब लेथ बेड के प्रकार देखिए। लेथ बेड के प्रकार में क्या होता है, लेथ बेड कई प्रकार के होते हैं। इसमें है फ्लैट बेड, भी बेडवेज, कॉम्बिनेशन बेडवे, गैप बेडवे और एक बेडवे होता है रैक बेडवे। यदि लेथ के टॉप पर बना हुआ बेडवे फ्लैट है तो उसे हम लोग फ्लैट बेडवे कहते हैं। यदि लेथ के टॉप पर बना हुआ बेडवे भी सेक्शन का है, अंग्रेजी के अक्षर भी के आकार का है, तो उसे हम लोग भी बेडवे कहते हैं। एक ऐसा लेथ मशीन का बेड जिसके टॉप पर जो मशीन सरफेस बनाया गया है, जो बेडवे या गाइडवे बनाया गया है, अगर वह भी बेडवे और फ्लैट बेडवे का कॉम्बिनेशन हो, यानी उसमें भी ग्रुप भी पाया जाए और फ्लैट सरफेस भी पाया जाए, तो ऐसे बेडवे को हम लोग कॉम्बिनेशन बेडवे कहते हैं। गैप बेडवे, देखिए गैप बेडवे क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि इस टाइप का कार्यखंड होता है जिसका डायमीटर अधिक होता है और लंबाई बहुत अधिक नहीं होता है। ऐसे केसेस में जब उसको हम वर्क होल्डिंग डिवाइस या लेथ मशीन पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं तो डायमीटर अधिक होने के कारण वह कार्यखंड लेथ मशीन के बेड पर टकरा जाता है और उस लेथ मशीन पर इसका मशीनिंग संभव नहीं हो पाता है। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेथ मशीन के बेड पर एक ग्रुप काट दिया गया है। इस ग्रुप में यह कार्यखंड आकर के सेट हो जाएगा और इस वर्क होल्डिंग डिवाइस में बांधा जा सकता है, जिससे इस कार्यखंड का भी मशीनिंग किया जाएगा। ऐसे बेडवे पर जिसमें यहाँ हेड स्टॉक के किनारे या वर्क होल्डिंग डिवाइस के ठीक नीचे ग्रुप बना होता है, गैप बेडवे का।
हमने आपको गैप बेडवे के बारे में समझा दिया कि गैप बेडवे क्या होता है। अब हम एक एक करके आपको फ्लैट बेडवे, वी बेडवे और कॉम्बिनेशन बेडवे को दिखाएंगे। लेथ बेड का जो टॉप सरफेस होता है उसी के आधार पर उसका नाम होता है। लेथ बेड का टॉप सरफेस आप देख पा रहे हैं, यहाँ 3 टाइप का बेड दिखाया गया है, ए बी सी। जो लेथ बेड ए है इसमें आप देख पा रहे हैं इस बेड का जो टॉप सरफेस है वो पूरी तरीके से फ्लैट है, यानी इसका गाइड वे पूरी तरीके से फ्लैट है। तो ऐसे बेड को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे बेड को हम लोग कहते हैं फ्लैट बेड, फ्लैट बेड वेज। और जो बी देख पा रहे हैं आप, जो टॉप सरफेस है ये देख रहे हैं भी ग्रुप में है, अंग्रेजी के अक्षर भी के आकार का है। तो ऐसे बेडवे को हम लोग क्या कहते हैं? भी बेडवेज। और तीसरा सी वाला देखिए, ये तीसरा जो फिगर है यहाँ पे, तीसरा जो डायग्राम दिखाया गया है, इसमें इस बेड का जो टॉप सरफेस है इसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी बना हुआ है और फ्लैट भी है, कॉम्बिनेशन बेडवे। अब हम चलते हैं लेथ मशीन के अगले महत्वपूर्ण भाग हेड स्टॉक की तरफ। हेड स्टॉक लेथ मशीन का वह भाग होता है जो लेथ मशीन के सभी कंट्रोल मैकेनिज्म को अपने पास रखता है। यहाँ कंट्रोल मैकेनिज्म का तात्पर्य उन सभी लीवर और स्विच से है जिसकी सहायता से लेथ मशीन को कंट्रोल किया जा सकता है। हेड स्टॉक लेथ मशीन के बेड पर बाईं ओर बंधा रहता है। हेड स्टॉक से बाहर की ओर एक खोखला शाफ्ट निकला रहता है जिसे मेन स्पिंडल कहते हैं। हेड स्टॉक लेथ मशीन के बेड पर बाईं ओर बंधा रहता है। देखिए यह लेथ मशीन का बेड है ये। अब हेड स्टॉक कहाँ है? ये जो हम खींच रहे हैं ये कोले के अंदर जो है हेड स्टॉक है। ये बेड पर बाईं ओर बंधा हुआ है। हेड स्टॉक से बाहर की तरफ आप देख पा रहे हैं यह एक शाफ्ट निकला हुआ है। इस शाफ्ट का नाम है मेन स्पिंडल। इसी शाफ्ट के ऊपर यह चक बांधा गया है। जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसी शाफ्ट के ऊपर यह एक चक बांधा गया है। ये मेन स्पिंडल खोखला होता है। मेन स्पिंडल के ठीक किनारे, मेन स्पिंडल का जो यह पोर्शन है एकदम ठीक किनारे वाला पोर्शन, मेन स्पिंडल हेड स्टॉक से बाहर निकला हुआ है। उस पर जो है कि यहाँ पर चक बंधा हुआ है। मेन स्पिंडल के एकदम इस पोर्शन में बाहर की ओर मीट्रिक चूड़ी बनी हुई होती है और अंदर की ओर मोट टेपर होता है। वर्क होल्डिंग डिवाइस जैसे फेस प्लेट, चक, ड्राइविंग प्लेट को स्पिंडल नोच पर बांधा जाता है। यहाँ पर एक बात और कही गई है, वर्क होल्डिंग डिवाइस। वर्क होल्डिंग डिवाइस का मतलब है ऐसे सभी डिवाइस जो कार्य को पकड़ते हैं वर्क होल्डिंग डिवाइस कहा जाता है। जैसे फेस प्लेट वर्क को पकड़ता है, चक कार्यखंड को पकड़ता है, ड्राइविंग प्लेट भी कार्यखंड को पकड़ता है। ये सारे के सारे कहाँ बांधे जाते हैं? स्पिंडल नोच पर। यह जो स्पिंडल आपको दिख रहा है इसके नोच पर बांधा जाता है, इसके किनारे बांधा जाता है। मेन स्पिंडल ही लेथ के वर्क होल्डिंग डिवाइस को गति प्रदान करता है। ये जो मेन स्पिंडल है यही लेथ के वर्क होल्डिंग डिवाइस को गति प्रदान करता है। देखिए एक लेथ मशीन का बेसिक डायग्राम हमने खोल रखा है। इसमें क्या है? इसमें आपको यह बेड दिख रहा है। ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है यह पोर्शन लेथ बेड है। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यह हेड स्टॉक है। अब यही हेड स्टॉक की पढ़ाई हमें करनी है। हेड स्टॉक क्या है? आप देख पा रहे हैं लेथ मशीन के बेड पर बाईं ओर बांधा गया एक लेथ मशीन का पार्ट है। अब हम आपको बता दें कि हेड स्टॉक 2 प्रकार के होते हैं, ऑल गियर्ड हेड स्टॉक और स्टेप पुल्ली एंड बैक गियर्ड हेड स्टॉक। देखिए ऑल गियर्ड हेड स्टॉक जो है मॉडर्न लेथ का हेड स्टॉक है। इसमें सभी गियर होते हैं, इसमें किसी तरह का कोई स्टेप पुल्ली नहीं होता है। लेकिन पुराने जमाने में जब इंजन लेथ इस्तेमाल होते थे तो उसमें एक अलग टाइप का हेड स्टॉक होता था जिसमें कुछ स्टेप्स पुल्ली और बैक गियर के लिए अलग से अरेंजमेंट होता है। तो हम इन दोनों हेड स्टॉक के प्रकार को एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात वो ये कि इस दोनों हेड स्टॉक से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो हम एक एक करके हेड स्टॉक की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ऑल गियर्ड हेड स्टॉक की बात करेंगे। अब हम आपको समझाएंगे कि ऑल गियर्ड हेड स्टॉक कैसे वर्क करता है। हमने एक ऑल गियर्ड हेड स्टॉक का डायग्राम स्क्रीन पर खींच रखा है जिसकी सहायता से हम आपको समझाएंगे कि ऑल गियर्ड हेड स्टॉक कैसे वर्क करता है। अब ये ऑल गियर्ड हेड स्टॉक में आप देख पा रहे हैं 3 ठो शाफ्ट है। कौन कौन से? शाफ्ट 1, शाफ्ट 2, शाफ्ट 3। डायग्राम में आप देख पाएंगे ये है शाफ्ट 1, ये है शाफ्ट 2, ये है शाफ्ट 3। और तीनों शाफ्ट पर आप देख पा रहे हैं कि 3-3 गियर है। जैसा कि शाफ्ट 1 पर 3 गियर है, कौन कौन से? A B C। शाफ्ट 2 पर 3 गियर है, कौन कौन से? D E F। शाफ्ट 3 पर कौन कौन से गियर है? 3 ठो G H I।
इसको पावर कहां से मिलेगा हेड स्टार्ट को? इस हेड स्टार्ट को देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रिकल मोटर लगा, ये देखिए इलेक्ट्रिकल मोटर पर पुल्ली लगा हुआ है जिस पर से जो है कि पावर शाफ्ट 1 पर जा रहा है। शाफ्ट 1 पर बाहर की ओर दो पुल्ली लगा हुआ है, एक लूज और एक फास्ट पुल्ली। इसका मतलब हेड स्टार्ट को जब पावर देना होगा तब हम बेल्ट को सरका करके फास्ट पुल्ली पर कर लेंगे, जब पावर नहीं देना होगा तब हम बेल्ट को सरका करके लूज पुल्ली पर कर लेंगे। मान लीजिए बेल्ट हमारा फास्ट पुल्ली पर है, ऐसे केस में जैसे ही इलेक्ट्रिकल मोटर स्टार्ट किया जाएगा शाफ्ट 1 घूमने लगेगा। शाफ्ट 1 घूमने लगेगा तो आप देख पा रहे हैं शाफ्ट 1 का गियर ए किसी से नहीं एंगेज है, शाफ्ट 1 का गियर बी शाफ्ट 2 के गियर ई से एंगेज है, और शाफ्ट 1 का गियर सी किसी से नहीं एंगेज है। इसका मतलब जैसे ही शाफ्ट 1 चला इसका गियर बी चला, गियर बी किसको पावर दे दिया? शाफ्ट 2 के गियर ई को। जैसे ही गियर ई को पावर मिला शाफ्ट 2 पूरी तरीके से घूम गया। जब गियर ई शाफ्ट 3 के गियर एच को पावर देगा तो शाफ्ट 3 घूम जाएगा। यही जो शाफ्ट 3 है आगे चल करके क्या बन गया है? मेन स्पिंडल। इसी मेन स्पिंडल में वर्क होल्डिंग डिवाइस बांधी जाएगी। अब मान लीजिए कि इस पूरे असेंबली को, इस पूरे जो शाफ्ट 1 का गियर असेंबली है इसको क्या किया गया? हल्का सा बाएं सरका दिया गया। जब बाएं सरका दिया गया तो शाफ्ट 1 का जो गियर 1 है वो शाफ्ट 2 के गियर डी से एंगेज हो जाएगा, और शाफ्ट 2 का गियर डी किसी से नहीं एंगेज रहेगा, और शाफ्ट 2 का जो गियर ई है वो फिर से शाफ्ट 3 के गियर एच से एंगेज रहेगा, और शाफ्ट 3 के मेन स्पिंडल को पावर मिल जाएगा। अब शाफ्ट 1 के गियर असेंबली को थोड़ा सा राइट सरका दिया जाए, ऐसे देखिए शाफ्ट 1 के गियर असेंबली को दाहिने तरफ सरका दिया जाए तो शाफ्ट 1 का जो गियर सी है वह किससे एंगेज हो जाएगा? शाफ्ट 2 के गियर एफ से। शाफ्ट 2 का जो गियर एफ है वो किसी से नहीं एंगेज होगा। शाफ्ट 2 का गियर एफ किसी से नहीं एंगेज होगा, लेकिन शाफ्ट 2 का जो गियर ई है वह किससे एंगेज होगा? शाफ्ट 3 के गियर एच से। इस तरीके से शाफ्ट 3 पर बना हुआ मेन स्पिंडल को पावर मिल जाएगा। जिस तरीके से शाफ्ट 1 पर गियर असेंबली को हमने सरका करके 3 अलग अलग पावर पाया, उसी तरीके से शाफ्ट 3 पर जो गियर असेंबली है GHI, इसको भी बाएं और दाएं सरका करके 3 अलग अलग मोशन हम पा सकते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल गियर्ड हेड स्टार्ट कैसे वर्क करता है। इस तरीके से ये जो ऑल गियर्ड हेड स्टार्ट है इस पर आप लेथ मशीन के मेन स्पिंडल पर अलग अलग आरपीएम को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गियर को चेंज करके। ये ऑल गियर्ड हेड स्टार्ट के बारे में कंप्लीट स्टडी रहा। अब हम आपको बैक गियर्ड हेड स्टार्ट के बारे में समझाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो बैक गियर्ड हेड स्टार्ट है ये पुराने जमाने के लेथ मशीन इंजन लेथ में इस्तेमाल होता था। इस हेड स्टार्ट को हम लोग बैक गियर्ड एंड कोन पुल्ली हेड स्टार्ट कहते हैं। देखिए इस हेड स्टार्ट में हम आपको बता दें, ये जो बैक गियर्ड हेड स्टार्ट है इसको आसानी से समझने के लिए हमने एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम को आप ध्यान से समझिए, हम समझाते जाएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, यहां पर आप देख पा रहे हैं एक इलेक्ट्रिकल मोटर है। इसके बाद एक शाफ्ट है, शाफ्ट ए। ये शाफ्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा का पूरा शाफ्ट है। इसके अलावा एक दूसरा भी शाफ्ट है, शाफ्ट बी। ये शाफ्ट भी आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। ये शाफ्ट बी, जो बी वाला शाफ्ट है वो कहां तक है? बी वाला शाफ्ट केवल यहीं तक है। बी वाला शाफ्ट इससे आगे नहीं निकला है। इसके आगे जो एक शाफ्ट आपको दिख रहा है, देखिए हम दूसरे कलर से खींच दे रहे हैं, इसके आगे आपको एक शाफ्ट दिख रहा है यहां से यहां तक, जिसमें जो आगे चल करके मेन स्पिंडल बनेगा, जिसमें फेस प्लेट लगा हुआ है। ये शाफ्ट अलग है, इसको हमने लिख दिया है शाफ्ट सी। ये जो शाफ्ट बी है यह कहां तक गया हुआ है? यह शाफ्ट बी आया हुआ है यहां तक। इसके ठीक एक्सिस पर एक दूसरा शाफ्ट लगा हुआ है यहां पर, जिसको हमने दिखाया है शाफ्ट सी। एक और शाफ्ट है जिसको यहां दिखाया गया है शाफ्ट डी। ये शाफ्ट डी आपको यहां पर दिख रहा है। अब इसको समझिए, जो शाफ्ट ए, शाफ्ट बी, शाफ्ट सी और शाफ्ट डी है। शाफ्ट ए, शाफ्ट बी, शाफ्ट सी और शाफ्ट डी है। अब शाफ्ट ए कैसे टिका हुआ है?
यहाँ केसिंग पर दो बियरिंग की सहायता से टिका हुआ है। शाफ्ट बी कैसे टिका हुआ है, यहाँ पर एक बियरिंग लगा हुआ है, एक बियरिंग शाफ्ट सी में यहाँ पर लगा हुआ है। इस तरीके से शाफ्ट बी और शाफ्ट सी टिके हुए हैं। शाफ्ट डी पर भी दो बुश लगे हुए हैं जिसे हम लोग इसेंट्रिक बुश कहते हैं। यहाँ देखिए ऐसा, इसकी सहायता से शाफ्ट डी टिका हुआ है। शाफ्ट ए पर क्या है, शाफ्ट ए पर एक प्लेन पुल्ली है और एक कोन पुल्ली है। शाफ्ट बी पर भी कोन पुल्ली है। शाफ्ट डी पर कुछ नहीं है, दो गियर है, एक बड़ा गियर है, एक छोटा गियर है। अब अगर यह इलेक्ट्रिकल मोटर जो कि यहां लगा हुआ है इसको चालू कर दिया जाए तो यह पावर किसे देगा, शाफ्ट ए को देगा। शाफ्ट ए का स्टेप पुल्ली जैसे ही घूमेगा, इस पर से एक बेल्ट शाफ्ट बी के स्टेप पुल्ली पर गया हुआ है, शाफ्ट बी का स्टेप पुल्ली घूम जाएगा। अब शाफ्ट बी का स्टेप पुल्ली जैसे ही घूमेगा, अब देखिए क्या होने वाला है। शाफ्ट बी का स्टेप पुल्ली घूमेगा तो शाफ्ट सी अभी नहीं घूमेगा। हमने बताया है कि यह शाफ्ट सी अलग है। शाफ्ट सी इधर से, शाफ्ट सी जो है कि यहां से लेकर के यहां तक अलग है और शाफ्ट बी जो है कि यहां से लेकर के यहां तक इधर सब अलग है। ये दोनों अलग अलग शाफ्ट हैं। शाफ्ट ए शाफ्ट बी को पावर देगा। अब शाफ्ट बी शाफ्ट सी को सीधे पावर नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये दोनों शाफ्ट अलग अलग है। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए यहां पर एक पिन दिखाया गया है। जब इस पिन को डाल दिया जाएगा, देखिए यह एक गियर है और यह एक पुल्ली है। जब इस गियर को इस स्प्रिंग लोडेड पिन की सहायता से इसमें डाल दिया जाएगा तो ये शाफ्ट बी और शाफ्ट सी इंगेज हो जाएगा और पावर सीधे ऐसे होकर के, पावर यहां से ऐसे चलेगा और ऐसे घूम करके मेन स्पिंडल वाले यानी शाफ्ट सी को मिल जाएगा। तो यह क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में घूमने लगेगा जिस डायरेक्शन में शाफ्ट ए घूम रहा था। अगर शाफ्ट ए ऐसे घूम रहा था तो शाफ्ट सी भी ऐसे घूमने लगेगा, क्योंकि बी से डायरेक्ट पावर सी पर मिल जा रहा है। लेकिन अगर यह जो स्प्रिंग लोडेड पिन है इसको निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, शाफ्ट ए घूमेगा तो पावर शाफ्ट बी पर जाएगा, लेकिन शाफ्ट बी किसी को पावर नहीं देगा, क्योंकि यहां से यह स्प्रिंग लोडेड पिन निकाल दिया गया है जिससे शाफ्ट बी और सी का कनेक्शन कट चुका है। अब क्या होगा, अब शाफ्ट बी फ्री घूमता रहेगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ एक हैंडल लगा हुआ है जिसका नाम लिखा गया है बैक गियर हैंडल। इस बैक गियर हैंडल को घुमा करके ये जो बुश लगाया गया है इसका पोजीशन अभी ए वाला है, 1 नंबर पोजीशन, इसको 2 नंबर वाले पोजीशन में कर देंगे तो यह थोड़ा सा पास आ जाएगा। ये जो बड़ा वाला गियर है इससे एंगेज हो जाएगा, ये वाला गियर फिर इससे एंगेज हो जाएगा। तो शाफ्ट ए पावर दिया शाफ्ट बी को, शाफ्ट बी ने किसको पावर दिया, शाफ्ट डी को, इसको, फिर शाफ्ट डी पावर ऐसे लेकर के आया और किसको दे दिया, शाफ्ट सी को, जिस पर मेन स्पिंडल लगा हुआ है। ये जो शाफ्ट डी का पोजीशन है इसको हल्का सा शाफ्ट बी या सी के नजदीक या शाफ्ट बी सी से थोड़ा सा दूर किया जा सकता है, शाफ्ट बी से दूर चला जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 पोजीशन दिखाया गया है इसेंट्रिक बुश का, एक A1 और A2। जब इसेंट्रिक बुश कहां पर लगाया गया है, देखिए इसेंट्रिक बुश यहां पर लगाया गया है, 2 इसेंट्रिक बुश। जब इसेंट्रिक बुश का पोजीशन कैसा रहेगा, 1 की तरह से ऐसा, तो ऐसे केस में क्या होगा कि शाफ्ट डी दूर रहेगा, ये गियर जो है इंगेज नहीं रहेंगे, ये दोनों गियर इंगेज नहीं रहेंगे। लेकिन इसेंट्रिक बुश का पोजीशन, अगर इसेंट्रिक बुश का पोजीशन ऐसा रहा 2 नंबर वाले पोजीशन की तरह, तो इस समय क्या हो जाएगा, ए शाफ्ट नजदीक आ जाएगा, ए वाले गियर इंगेज हो जाएंगे। इस समय पावर कैसे चलेगा, पावर शाफ्ट ए से आएगा शाफ्ट बी पर, शाफ्ट बी से कहां जाएगा, शाफ्ट डी पर, शाफ्ट डी से फिर घूम करके आएगा शाफ्ट सी पर। इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं बैक गियरिंग अरेंजमेंट। ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसेंट्रिक बुश की वजह से। इसेंट्रिक बुश क्या होता है, इसेंट्रिक बुश एक ऐसा बुश होता है जिसमें
जो होल होता है वह सेंट्रल ना होकर के सेंटर से थोड़ा सा हट करके होता है। इसी इसेंट्रिसिटी के कारण जो शाफ्ट डी है उसका पोजीशन हम लोग शाफ्ट बी के पास या शाफ्ट बी से दूर रख पा रहे हैं, जिसकी सहायता से हम लोग गियर को कभी इंगेज करा पाएंगे, कभी आवश्यकता के अनुसार डिसएंगेज करा पाएंगे। धन्यवाद। इस तरीके से बैक गियर हेड स्टार्ट भी खत्म हो गया। अब लेथ मशीन के अगले लेक्चर में हम टेल स्टार्ट और कैरिज पढ़ाएंगे। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना न भूलें। हाँ, एक बार